वेलकम टू लर्निंग स्कूल बाय सचिन। हम पढ़ रहे थे एनटीपीसी ग्रुप डी, एसएससी, यूपी पैट और आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए हिस्ट्री की सीरीज। लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था शेरशाह सूरी। इस लेक्चर में हम कवर करेंगे अकबर का युग, जिसकी समय सीमा है 1556 से 1605 ईस्वी। तो लेक्चर 22 है हिस्ट्री का, अकबर का युग। भारत की शायद कोई ऐसी ही परीक्षा होगी जिसमें इस युग से कोई क्वेश्चन ना आता हो, चाहे वो आईएएस का एग्जाम हो, पीसीएस का एग्जाम हो, छोटे से लेकर बड़े तक के लेवल तक का जो कोई सा भी एग्जाम हो, यहाँ से एक क्वेश्चन हमेशा बनता ही बनता है। तो आज का चैप्टर जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है और आपकी परीक्षा के लिए ये काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाबर ने भारत में मुगल वंश की नींव रखी, परंतु उसे स्थायित्व प्रदान करने का जो कार्य किया था वो अकबर ने किया था। गुप्त वंश के लगभग 1000 वर्ष बाद अकबर ने भारत को पुनः एकता के सूत्र में बांधा। अकबर एक महान विजेता होने के साथ ही प्रजा के हित में कार्य करने वाला शासक भी था। यानी कि अकबर ने पूरे देश को एक उसमें बांधा, एकता के रूप में। अकबर से हमेशा क्वेश्चन बनता ही बनता है। अकबर को पूरा नाम जो था वो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। इनके पूरे नाम अक्सर में परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि बाबर का पूरा नाम क्या था, जहीरुद्दीन मोहम्मद, और अकबर के जो पिता थे उनका नाम क्या था, हुमायूं, और माता का नाम हमीदा बानो बेगम था। तो जो हुमायूं का पूरा नाम था वो नसरुद्दीन मोहम्मद था। पिता की मृत्यु के समय अकबर की केवल 13 वर्ष का था, यानी जो अकबर था वो केवल मात्र 13 वर्ष का था। तो ये 13 वर्ष की उम्र में ही सुल्तान यानी कि बादशाह बन गया था। ये इसने बादशाह की उपाधि धारण की थी। जो ये अकबर है, इसने लगभग भारत पर 50 साल तक इसने राज किया। हुमायूं के एक विश्वास पात्र होते थे बैरम खान। बैरम खान ने अकबर का राज्याभिषेक कराया। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध से अकबर का शासन शुरू होता है, जो 1556 ईस्वी में हुआ था। अफगान राजा के एक हिंदू सेनापति होते थे जिनका नाम था हेमू, जिनका पूरा नाम होता था हेमचंद्र विक्रमादित्य। हेमचंद्र विक्रमादित्य ने क्या किया, आगरा और दिल्ली पर अपना अधिकार कर लिया, जिसे मुक्त कराने के लिए 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, 1556 ईस्वी में, जो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। और पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में हुआ था, जो अकबर और हेमू के बीच हुआ था, आगरा और दिल्ली को मुक्त कराने के लिए। हेमू जो था वो हिंदू राजा था। हेमू ने सिंगल हैंडली जो मुगल सेना थी उसको उसने तहस नहस कर दिया। उसने मतलब खलबली मचा दी थी पूरी की पूरी मुगल सेना में। उसने सिंगल हैंडेड ही पूरी सेना को उसने पीछे हटा दिया था। पर हुआ क्या, वहां इत्तेफाक से उसकी आंख में कहीं से उड़ता हुआ एक तीर लग गया। वो एक हाथी पे बैठा हुआ था, आपने मूवी देखी होगी जोधा अकबर, उसमें भी दिखाया था कि उसकी आंख में तीर लग जाता है कहीं से उड़ता हुआ, और वो वहीं से ही गिर जाता है। और युद्ध में राजा ही इंपॉर्टेंट होता है। आपने चेस का खेल खेला होगा कि अगर राजा को चेक मिल गई तो आपके पास चाहे वजीर खड़े हो चाहे कुछ खड़ा हो, फिर वो गेम खत्म हो जाता है। तो ऐसे ही जब एक हेमचंद्र विक्रमादित्य की आंख में वो तीर लग गया तो वो वहां पर नीचे गिर गया और उसकी सेना ने हार मान ली। तो हेमू की सेना पराजित हुई और पंजाब, आगरा तथा दिल्ली अकबर के अधीन में हो गया। अगर वो तीर हेमू की आंख में ना लगता तो शायद आज इतिहास कुछ और ही होता। साम्राज्य विस्तार। अकबर ने अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। इसके लिए उसने क्या किया, सीधे संघर्ष करने, यानी कि उसने डायरेक्ट युद्ध भी लड़े, वैवाहिक संबंध स्थापित भी करे, और अधीनता स्वीकार करने वाले शासकों को उसने शासन में पद देने तथा मित्रता करने की नीति अपनाई। अकबर ने क्या किया, आमेर के राजपूत राजा होते थे राजा बहारमल, उनकी पुत्री होती थी हरकाबाई, यानी कि उफ जोधाबाई से उन्होंने विवाह किया। आपने मूवी देखी होगी ऋतिक रोशन और ऐश्वर्या राय की जोधा अकबर। अकबर का यह विवाह हिंदू और मुसलमानों के बीच सद्भावना को बढ़ाने की एक कोशिश था। इससे उसकी धार्मिक सहिष्णुता का भी पता चलता है। अकबर ने आमेर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर के राजपूतों को दरबार में सम्मानजनक स्थान दिया था। राजपूत राजा होते थे भगवान दास तथा उनके पोते मान सिंह को दरबार में सबसे ऊंचा स्थान उसने दे रखा था। कई राजपूतों ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली, परंतु मेवाड़ यानी कि चित्तौड़ के महाराणा प्रताप होते थे,
उन्होंने सिर झुकाने से इनकार कर दिया और जल्द ही क्या हुआ, अकबर की सेना और महाराणा प्रताप का सामना सन 1536 ईस्वी में हल्दी घाटी के मैदान में होता है। तो हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1536 ईस्वी में। महाराणा प्रताप ने क्या किया, उन्होंने, उनकी सेना छोटी थी परंतु उन्होंने मुगल सेना में उथल पुथल मचा दी थी। राणा प्रताप भीषण युद्ध करते हुए बुरी तरह घायल हो जाते हैं युद्ध में और उन्हें परिवार से जंगल का आश्रय लेना पड़ा। उन्होंने प्रण किया कि जब तक वे मेवाड़ को वापस नहीं लेंगे वे घास की रोटी खाएंगे, जमीन पर सोएंगे और सभी सुखों का त्याग कर देंगे। राणा प्रताप ने आजीवन अपने इस प्रण का पालन किया था। जो आज हम ये घास की, ये साग की रोटी खाते हैं, साग की चने की रोटी खाते हैं, वो महाराणा प्रताप ने ही चलाई थी। वो घास की रोटी यही है, यानी कि जो ये सरसों का साग और ये चने की रोटी है, महाराणा प्रताप ने जो चलाई थी, यही वो घास की रोटी है। महाराणा प्रताप का जो ये घोड़ा है, इस घोड़े का नाम चेतक होता था, जो हवा से बातें करता था, यानी कि इसकी रफ्तार इतनी थी कि हवा की माफी दौड़ता था। राणा जी ने 20 वर्षों के संघर्ष में क्या किया, जो देवार, उदयपुर और कोमलगिरी को स्वतंत्र करा लिया, लेकिन चित्तौड़ व अजमेर अकबर के कब्जे में ही रहे। अकबर ने अपने साम्राज्य का, अकबर जो था वो राजपूतों के साथ मित्रता का महत्व समझता था, अतः उसने अपने राजपूत राजाओं, राज परिवारों के साथ वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए और अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाया। अकबर ने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए अन्य विजय भी की। उसने अरब, दक्षिण पूर्वी एशिया के व्यापार की दृष्टि से गुजरात और बंगाल प्रांत जो महत्वपूर्ण होते थे उन पर भी अपना अधिकार कर लिया। इससे राज्य की आमदनी बढ़ गई। दक्षिण में अकबर का अहमदगिरी, यानी कि ये बहुत पूछा जाता है एक बार क्वेश्चन में कि अहमदगिरी की रानी का नाम क्या था, तो उनकी रानी का नाम चांद बीबी था। तो अकबर ने दक्षिण में जो अहमदनगर की रानी होती थी चांद बीबी, उससे भी युद्ध किया और वहां के कुछ हिस्से उसने अपने अधिकार में कर लिए। जो ये फोटो में दिखाई गई है रानी चांद बीबी है, जो अपनी सेना को मुगल सेना से आक्रमण करने का आदेश देती हुई दिखाई गई है। अकबर ने गोंडवाना, जो मध्य प्रदेश की एक शासिका होती थी, दुर्गावती को भी हराया था। अभी आपने एक मूवी देखी होगी, भूमि पांडेकर की एक मूवी आई थी दुर्गावती, वो इसी शासिका दुर्गावती के ऊपर फिल्माई गई है। इस तरह अकबर ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की, जो कश्मीर से, यानी कि ये जो मैप में दिखाया गया है आपको, ये ब्राउन ब्राउन से ये सब अकबर का शासन था, यानी कि उसने अपना शासन यहाँ अफगानिस्तान तक फैला दिया था और उसने कुछ ये अहमदनगर के हिस्से भी जीत लिए थे जो महाराष्ट्र में है। और ये जो है ये स्वतंत्र राज्य होता था गोंडवाना मध्य प्रदेश का, जिसकी शासिका का नाम दुर्गावती होता था। अकबर ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना करी। उसने क्या किया, कश्मीर से लेकर, यानी कि ये कश्मीर से लेकर उसने अहमदनगर तक अपना साम्राज्य का विस्तार किया और बंगाल से लेकर उसने इधर काबुल तक भी अपना साम्राज्य फैला दिया था। शासन व्यवस्था, अकबर ने साम्राज्य के प्रशासन को सुचारू से चलाने के लिए साम्राज्य को कई स्तरों में उसने बांट रखा था। प्रशासन के कार्यों की देखरेख के लिए केंद्र से लेकर गांव तक जिम्मेदार अधिकारियों की नियुक्ति होती थी। मनसबदारी, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है एग्जाम में कि मनसबदारी प्रथा क्या है, किसने चलाई थी। तो मनसबदारी प्रथा अकबर ने चलाई थी। इसके लिए अकबर बिना सुदृढ़ सेना के ना तो साम्राज्य का विस्तार कर सकता था, यानी कि उसे अपनी सेना का संगठन करना था। यानी कि अगर हमें, ऑब्वियस सी बात है कि अगर हमें बहुत बड़े साम्राज्य की स्थापना करनी है तो हमारी सेना विशाल होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, सुदृढ़ होनी चाहिए, वफादार होनी चाहिए। तो अकबर ने क्या किया, अपनी सेना को सुदृढ़ किया और उस पर अपना अधिकार बनाए रखने के लिए उसने जो सैनिक अधिकारी होते थे उन्हें सुगठित किया और उसने इन दोनों लक्ष्यों की पूर्ति के लिए क्या किया, मनसबदारी व्यवस्था चलाई। यानी कि उसने अपने जो सैनिक अधिकारी और सिपाही होते थे उनको सुगठित करने के लिए एक मनसबदारी प्रथा चलाई, यानी अपने समाज का विस्तार करना था और उसके लिए सेना का प्रबल होना बहुत जरूरी था। तो इन दोनों लक्ष्यों की पूर्ति के लिए उसने मनसबदारी व्यवस्था चलाई, जिसमें सेना, सामंत वर्ग और शासकीय अधिकारी व कर्मचारी शामिल थे। यानी कि सेना से लेकर उसमें कर्मचारी तक के अधिकारी शामिल थे। पूरे मुगल साम्राज्य में हजारों छोटे बड़े मनसबदार यानी शासकीय अधिकारी व कर्मचारी थे। तो साधारण जो मनसब का अर्थ होता है पद अथवा प्रतिष्ठा, यानी कि कोई पोस्ट देना।
जैसे कि आज की हमारी डेट में डीएम से लेके क्लर्क तक की पोस्ट होती है, तो वो एक पद या प्रतिष्ठा है, तो मनसब बस वही था। अतः मनसबदारी शाही सेवा में पदवी धारण करने वाले व्यक्ति होते थे। विभिन्न अंकों की संख्या अधिकारी पदों को निश्चित करने के लिए प्रयोग में लाई गई। जो सबसे छोटा मनसब था वो 10 था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि छोटा मनसब कितना था, तो वो 10 अंक का होता था, और सबसे बड़ा 10,000 का होता था। बाद में 12,000 तक की संख्या तक के मनसब दिए गए। मनसबदार साम्राज्य में बादशाह के कानून और आदेश लागू करवाते थे, यानी कि जो मनसबदार थे ये राज्य में जो बादशाह होता था उसके ये हुक्म का पालन करवाते थे, उसका कानून का पालन करवाते थे। बादशाह के खिलाफ अगर कोई आवाज उठाता है, विद्रोह करता, तो उस आवाज को ये दबाते थे। मुगल साम्राज्य की रक्षा करना और दूसरे क्षेत्र में मुगल वंश का राज्य फैलाना भी मनसबदारों का काम था। उन दिनों जो मुगल अमीर होते थे, यानी कि मैंने क्या बताया था, अमीर एक ग्रुप होता था जो डिसाइड करता था सल्तनत काल में, लेकिन जो मुगल अमीर होते थे यानी जो बड़े मनसबदार होते थे उनका वेतन कहते हैं कि जो दुनिया में उस समय में किसी भी अन्य राज्य की अपेक्षा सबसे अधिक वेतन दिया जाता था उन अधिकारियों को। तभी तो जो मुगल थे बड़ी शान और शौकत से रहते थे। अकबर द्वारा निश्चित प्रशासनिक ढांचा यानी कि जो प्रशासनिक ढांचा था आने वाले मुगल प्रशासनिक ढांचे का आधार बना। आज भी उत्तर प्रदेश में कई पदनाम प्रशासनिक क्षेत्र इन नामों से जाने जाते हैं। तो ये जो ये टेबल दिखाई गई है, ये काफी इंपॉर्टेंट टेबल है, इसको कई बार देखना और इसको कई बार लर्न करना, यहाँ से एक क्वेश्चन हमेशा बनता है। तो ये अकबर कालीन प्रशासनिक ढांचा था। जो सेंटर होता है, जैसे कि हमारे सेंटर में कौन होता है, मेन प्रधानमंत्री होता है, ऐसे ही वहां पर कौन होता था, बादशाह होता था। उसके बाद कौन होता था, वजीर या दीवान। वजीर कौन है हमारे यहाँ, राष्ट्रपति, और दीवान फाइनेंस मिनिस्टर। तो ये कौन थे, वित्तीय नियंत्रण देखते थे। प्रांत फिर उसके बाद ये प्रांतों में आ जाते थे, तो प्रांत में सूबेदार आता था। ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है कि सूबेदार का क्या काम होता है, तो वो कानून और फौजदारी के मामले देखता था। प्रांतीय दीवान वही राजस्व वसूली आय व्यय का विवरण करता था। कोतवाल वो नगर का प्रशासन होता था। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि अकबर काल में कोतवाल का क्या काम होता था, तो वो नगर का प्रशासन देखता था। फिर परगना होते। परगना क्या होते हैं, कई गांवों को मिलाकर जो एक ग्रुप बनता था उसे परगना कहते थे। इसमें एक सिकदार होता था जो कानून एवं व्यवस्था देखता था, यानी कि लॉ मिनिस्टर को क्या बोलते थे, सिकदार बोलते थे। राजस्व वसूली को आमिल बोलते थे, जो राजस्व की वसूली करता था। उपज व राजस्व का विवरण जब करता था, यानी कि जो खेती बाड़ी का उपज और राजस्व का विवरण रहता था उसे कानूगो बोलते थे। और जो कोष की व्यवस्था करता था, यानी कि जो एक धन की कोष का होता था उसे बोलते थे फौजदार। गांव में कौन होता था, एक मुकद्दम होता था, प्रधान, जो कानून एवं व्यवस्था देखता था। तो अकबर के काल में कानून एवं व्यवस्था गांव में कौन देखता था, मुकद्दम देखता था। और राजस्व पटवारी क्या करता था, वो पटवारी का काम कौन देखता था, पटवारी देखता था। और परगना में कानगो देखता था, यानी कि पटवारी से बड़ी पोस्ट कानगो थी, जो आज भी है। और सुरक्षा का दायित्व गांव में किसके पास था, वो चौकीदार के पास था। हमारे देश का चौकीदार कौन है, आप सबने सुना ही होगा कौन है, कौन अब बार बार अपना आपको चौकीदार बताते हैं। अकबर का वित्तीय प्रबंधन। तो जो ये टेबल दिखाई गई है, जो मैंने लास्ट में स्लाइड में दिखाई थी, इसको लर्न करना, काफी बार लर्न करना, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनता है। अकबर का वित्तीय प्रबंधन। अकबर का जो वित्तीय प्रबंधन था वो दो प्रधान साधन थे उसके, भूमि का लगान तथा व्यापार पर कर। प्रत्येक गांव का लगान निश्चित कर दिया गया था। किसानों से उपज का 1/3 भाग लगान के रूप में लिया जाता था, यानी कि जो किसान जो भी उपज उगाएंगे उसका 1/3 टैक्स के रूप में वसूल किया जाता था। किसी भी भूमि में एक निश्चित उपज न होने के कारण अकबर लगान का प्रबंध समय समय पर कराने के पक्ष में था। मान लिया कि किसी जगह पर उपज नहीं हो पाई है सही से मौसम के कारण, तो बाद में उसका टैक्स दे सकता है, तो अकबर इसके लिए सहमत था। उसने भूमि की नाप कराने के लिए लगान का लेखा बनाने का कार्य राजा टोडरमल को सौंपा। लगान की इस व्यवस्था से किसानों को सुविधा हुई। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है कि राजा टोडरमल अकबर के शासनकाल में किस विभाग को देखता था, तो वो भूमि की नाप कराकर लगान का लेखा बनाने का कार्य करता था। ये कुछ अकबर कालीन सिक्के हैं। ये जो सोने की मुद्रा है और चांदी की चकोर मुद्राएं जो अकबर ने चलाई थी। कृषि एवं भू राजस्व प्रबंध। कृषि मुगल बादशाहों की समृद्धि का आधार थी। कृषि उपज की वृद्धि के लिए विशेष ध्यान दिया गया। इस समय एक ही खेत में विभिन्न फसलों का उत्पादन किया जाता था। कृषि क्षेत्र का विस्तार किया गया। भू प्रबंध में हमें प्राचीन भारत से लेकर मध्यकाल तक एक रूप दिखाई
देती है। भू निर्धारण के लिए उसने क्या किया, पूरे राज्य की पैमाइश कराई। उसने क्या किया, पूरे राज्य की पैमाइश की गई। भूमि की पैमाइश ये गजे इलाई द्वारा की जाती है। जो पूरी सल्तनत काल में सिकंदर लोधी ने भी अपना चलाया था ना कि गजे सिकंदरी, तो उसी टाइप का कुछ गजे इलाई था का रूप, परिवर्तित रूप था। गजे सिकंदरी 30 फीट का होता था, यानी कि लगभग 30 इंच का होता था, लगभग 2.5 फुट का। खेत की माप के लिए बीघे का प्रयोग किया जाने लगा। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि बीघे का प्रयोग सबसे पहले किसके काल में हुआ था, तो वो अकबर के युग में हुआ था। एक बीघा लगभग 60 गज चौड़ा होता था। सामाजिक सामंजस्य के प्रयास, यानी कि अकबर जानता था कि हिंदुओं के सहयोग के बिना वह ना तो इतना बड़ा साम्राज्य बना सकता है और ना ही अपना साम्राज्य पर अधिकार बनाए रख सकता है। इसके लिए उसने क्या किया, अनेक हिंदुओं को मनसबदार बनाया, जिनमें अधिकांश राजपूत राजा थे, जिनसे अकबर ने वैवाहिक संबंध बनाए तथा व्यक्तिगत संबंध स्थापित किए। यानी कि उसने अपना साम्राज्य बनाने के लिए हिंदू राजाओं की जो बेटियां होती थी उनसे उसने शादी की, यानी कि उसने अपने वैवाहिक संबंध बनाए, परिवार जैसे ताल्लुक बनाए। अकबर की धार्मिक सहिष्णुता का परिचय फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना के निर्माण से पता चलता है। यानी कि फतेहपुर सीकरी में उसने जो ये इबादत खाना बनाया था उससे पता चलता है उसकी धार्मिक सहिष्णुता का। इबादत खाना का मतलब होता है जहां पर प्रार्थना की जाए, यानी कि जहां पर सभी धर्मों के गुरुओं की वो बातें सुनता था और उन पर चर्चा करता था। उसने इस्लाम, हिंदी, फारसी, जैन, ईसाई आदि धर्मों की अच्छी बातों को लेकर एक नए धार्मिक मार्ग दीन इलाही की रूपरेखा खींची। यानी कि उसने कौन सा धर्म चलाया था, दीन इलाही धर्म चलाया था, यानी कि एक ही ईश्वर की उपासना करना। अकबर ने सुलह कुल की नीति अपनाई। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है कि सुलह कुल की नीति किसने अपनाई थी, तो वो अकबर ने अपनाई थी। गीता, महाभारत, अर्थवेद, बाइबल, कुरान, पंचतत्व, सिंहासन बत्तीसी व विज्ञान की भी कई पुस्तकों का फारसी भाषा में अनुवाद कराया गया ताकि फारसी वाले मुसलमान उन्हें पढ़कर समझ सके। अगर आपको जीवन का सार सीखना है तो आपको जीवन में एक बार गीता जरूर पढ़नी चाहिए। इसमें भगवान कृष्ण ने जो गीता का उपदेश दिया है उससे जीवन में काफी आपको सीखने को मिलेगा। अकबर ने हिंदुओं पर से तीर्थ कर तथा जजिया कर हटा दिया था। ये क्वेश्चन भी भर भर के पूछा जाता है कि जजिया कर हटाने वाला मुगल बादशाह कौन था, तो वो अकबर था। साहित्य के क्षेत्र में भी अकबर ने काफी कुछ किया। वह सदैव विद्वानों से विचार विमर्श करता था। इस समय की जो राजभाषा थी फारसी थी। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि अकबर के काल की राजभाषा कैसी थी, वो फारसी थी। इस समय अबुल फजल, फैजी, बंदायून उच्च कोटि के लेखक तथा साहित्यकार थे। अबुल फजल ने अकबरनामा की रचना की। हमने लास्ट लेक्चर में भी कवर किया था। नामा क्या होता है, किसी और की जीवनी लिखना। और ये इसमें नामा लिखा हुआ है तो कौन सी लैंग्वेज में होती है, फारसी लैंग्वेज में होती है। अब्दुल रहीम खान खाना के हिंदी में लिखे दोहे आज भी लोकप्रिय हैं, जो आपने सबने 10th या 12th क्लास में जरूर पढ़े होंगे। तो अब्दुल रहीम खान खाना था, ये कौन था, जो ये अकबर का संरक्षक था, हुमायूं का वफादार बैरम खान, ये उनका लड़का था अब्दुल रहीम खान खाना। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना भी इसी समय में की थी। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि गोस्वामी तुलसीदास किसके समकक्ष थे, तो वो अकबर के काल में थे। इस समय हमारे देश में कागज पर लिखना का जो कार्य था वो प्रारंभ हो गया था, यद्यपि इसकी शुरुआत चीन में हुई थी। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि कागज का जो शुरुआत हुई थी, यानी कागज का निर्माण किसने किया था, वो चीन से हुआ था। प्रमुख संगीतकार तानसेन भी अकबर के प्रमुख दरबारियों में थे। तानसेन का मकबरा कहां पर है, ग्वालियर, मध्य प्रदेश में। अकबर के नवरत्न, उसके दरबार में अनेक प्रसिद्ध विद्वान थे, जैसे कि मुल्ला दो प्याजा, हकीम हुक्काम, अब्दुल रहीम खान खाना, अबुल फजल जिन्होंने अकबरनामा लिखी थी, तानसेन जो संगीतकार थे, राजा मानसिंह, राजा टोडरमल जो भूमिका लगान का काम देखते थे, फैजी एवं राजा बीरबल। बीरबल तो आपने नाम जरूर सुना होगा, इनका दूसरा नाम महेश दास था। उसके दरबार के ये नवरत्न थे, जो आप फोटो में देख रहे होंगे, ये इनके नवरत्न बैठे हुए हैं साथ में अकबर के। कला के क्षेत्र में भी अकबर ने काफी कुछ किया। अकबर ने आगरा के निकट फतेहपुर सीकरी नामक नगर का निर्माण कराया। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है कि फतेहपुर सीकरी जो नामक नगर है वो किसने बसाया था, तो वो अकबर ने बसाया था। उसने कुछ वर्षों के लिए अपनी राजधानी भी बनाया था फतेहपुर सीकरी को। कला के क्षेत्र में अकबर द्वारा बनाया गया जो आगरा का ये लाल किला है, ये अकबर ने ही बनवाया था। ये बिल्कुल ताजमहल के सामने है आगरा में। और जो औरंगजेब होते थे उसने अपने पिता शाहजहां को इसी लाल किले में कैद करवा दिया था। फतेहपुर सीकरी में
जो उन्होंने नगर बसाया था अकबर ने, वहां पर उन्होंने कई इमारतों का निर्माण कराया, जैसे कि जोधाबाई का महल। ये जोधाबाई का जो महल है ये अकबर ने बनवाया था। हवा लेने के लिए बनाया गया 5 मंजिल वाला पंचमहल भी, ये भी फतेहपुर सीकरी में है। एक पंचमहल कहाँ पर है, हवा महल, एक हवा महल जयपुर में भी है जो राणा सांगा ने बनवाया था। आगरा आगरा के लाल किले में स्थित दीवाने आम, यानी कि दीवाने आम मतलब जहां वे राज्य के आम लोगों से मुलाकात करता था, ये रेड कलर की है। और आगरा के लाल किले में स्थित दीवाने खास, जहां दीवाने खास मतलब जहां वो खास यानी कि अपने मंत्रियों से शासन संबंधी मंत्रा करता था, ये व्हाइट रंग की है। आज भी जो हमारे देश की संसद है, जो वहां पे लोकसभा और राज्यसभा है, वहां पर भी सीटों के कलर हैं। आप अभी ध्यान से देखना, जो लोकसभा है वहां पर, यानी कि वहां पर जो लोकसभा यानी कि जनता के चुने हुए जो वहां पर विधायक आते हैं वो होते हैं, तो उसकी जो सीट का कलर है वो रेड है। और जो राज्यसभा है जो कभी विघटित नहीं होती, यानी कि वो स्पेशल हाउस है, यानी कि सीनियर हाउस है वो, तो वो क्या है, उसकी सीट ग्रीन कलर की होती है। एक एग्जाम में शायद पूछा भी गया था कि राज्यसभा की जो सीट का कलर कैसा होता है, तो वो ग्रीन कलर का होता है। बुलंद दरवाजा, अकबर ने फतेहपुर सीकरी में एक बुलंद दरवाजा भी बनवाया था। ये बुलंद दरवाजा है, ये उसने अपनी गुजरात विजय के स्मारक के रूप में बनवाया था। तो जब गुजरात में वो पहली बार अकबर गया था, तो सूरत में उसने पहली बार समुद्र को देखा था। और समुद्र देखने के लिए उसे पुर्तगालियों से परमिशन लेनी पड़ी थी, क्योंकि जो समुद्री के जो एरिया थे, यानी जो पूरा समुद्र था, उस पर पुर्तगालियों ने अपना कब्जा कर लिया था। पुर्तगाली आ गए थे ना 1498 में जब वास्को डी गामा कालीकट पर उतरा था, तो जो पुर्तगाली थे उनकी नेवी बहुत मजबूत थी, तो उन्होंने तो वास्को डी गामा ने भारत में समुद्री मार्ग की खोज की थी। 1498 ईस्वी में भारत को उतरा था। तो अकबर को जो पहली बार उसने समुद्र देखा था गुजरात में, उसने सूरत के अंदर समुद्र देखा था और उसे पुर्तगालियों से परमिशन लेनी पड़ी थी समुद्र देखने के लिए। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि अकबर ने पहली बार समुद्र कहाँ देखा था, तो उसने वो गुजरात में सूरत के शहर में देखा था। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह जो आगरा में है, ये भी अकबर ने बनवाई थी। शेख सलीम जो सलीम होते थे, सलीम चिश्ती, वो इनसे काफी प्रभावित था, इसलिए उसने अपने लड़के का नाम सलीम रखा, जो जहांगीर के नाम से काफी विख्यात है। अकबर ने ये निर्मित तो कराई थी, लेकिन शाहजहां द्वारा ये संगमरमर की पत्थरों से जो इमारत है वो परिवर्तित कर गई थी। तो ये जो संगमरमर की जो पत्थर है ये किसने कराई थी, ये शाहजहां ने बाद में परिवर्तित कराई थी। जो शेख सलीम चिश्ती की दरगाह किसने बनवाई थी, अकबर ने बनवाई थी, लेकिन जो संगमरमर की इमारत में परिवर्तित वो शाहजहां ने करवाई थी। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। अकबर का जो मकबरा है वो सिकंदरा आगरा में है। ये क्वेश्चन तो किसी ना किसी एग्जाम में जरूर मिल ही जाता है, चाहे वो टेक्निकल एग्जाम हो, नॉन टेक्निकल हो, कोई सा भी एग्जाम हो, ये तो कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाएगा कि अकबर का मकबरा कहाँ पर है, तो वो सिकंदरा आगरा में है। होमवर्क है, अकबर का अहमदनगर के किस शासिका के साथ युद्ध हुआ था? मनसबदारी व्यवस्था किस शासक ने शुरू की थी? हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? अकबर का मकबरा कहां पर स्थित है? पोस्ट योर आंसर इन कमेंट सेक्शन। इस सेशन में फिलहाल के लिए अभी इतना ही। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब करें ई लर्निंग स्कूल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।